गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम लोगों ने हमारी जो नया चैप्टर है शेयर कैपिटल वाला हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है कंपनी। तो फर्स्ट इंट्रो तो हम लोगों ने पढ़ लिया था कि कंपनी क्या होती है और बहुत सारी हम लोगों ने चीज़ें पढ़ी थी। आज हम लोग शेयर्स की बात करेंगे, शेयर्स क्या होते हैं। ठीक है, बाइट व्हाट इज़ शेयर। हम लोगों ने शेयर की बात करी थी कि दो टाइप के शेयर भी होते हैं, प्रेफरेंस शेयर और कैपिटल इक्विटी शेयर। आज हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हम लोगों को जो चैप्टर में दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको वापस से बता देता हूँ कि व्हाट इज शेयर। शेयर क्या होता है। शेयर और स्टॉक इज़ अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय अ कंपनी विच इंटाइटल्स इट्स होल्डर्स टू बी वन ऑफ द ओनर ऑफ द कंपनी। ठीक है, जो स्टॉक होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में एक यूनिट बटी हुई होती है, एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि हम लोग हमारे जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनको देते हैं। और शेयर जो है वो कि एक छोटी छोटी यूनिट है जो कि हमारे शेयर होल्डर्स खरीदते हैं, मतलब कि एक ऐसा हिस्सा है ना, कंपनी का हिस्सा है ना, कंपनी में एक हिस्सेदारी हो गई। तो शेयर इज इशूड बाय अ कंपनी और कैन बी परचेज फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन एंड डज नॉट हैव इट्स ऑन कैपिटल। ठीक है, कंपनी जो है कोई आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। ठीक है, कोई ऐसा फिजिकल पर्सन नहीं है जो कि अपने नाम पे कोई पैसा ला सके। ठीक है, तो कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसकी खुद की कैपिटल तो होती नहीं है। इट इज़ रेज्ड बाय इट्स शेयर होल्डर्स बाय सब्सक्राइबिंग टू शेयर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, कंपनी के शेयर जो है सब्सक्राइब करती है, बांटती है, शेयर होल्डर्स उनको खरीदते हैं, वहाँ से पैसा जो है कलेक्ट होता है, इकट्ठा होकर कंपनी में आता है और कंपनी ग्रो करती है। In simple word, the total share capital of the company is divided into units of a small denomination, रुपीज़ 10, 20, 50, 100 एक्सेट्रा। ठीक है, सिंपल वर्ड में बात करें जो कंपनी की कैपिटल है वो छोटे छोटे यूनिट्स में बढ़ जाती है, छोटे छोटे डिनोमिनेशन में, जैसे 10 रुपये की एक शेयर, 50 रुपये का एक शेयर, 100 रुपीज़ का एक शेयर। ठीक है, ये सिंपल से हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया। अब बात करें काइंड्स ऑफ शेयर्स के, तो प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर दो हमारे काइंड हो गए। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर की। तो प्रेफरेंस शेयर की दो खासियत है। मीनिंग ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो प्रेफरेंस शेयर मीन्स दैट पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी विच फुलफिल्स बोथ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट नेमली, है ना। प्रेफरेंस शेयर मतलब कि कंपनी की ऐसी कैपिटल जो कि दो रिक्वायरमेंट पूरी करती है। सबसे पहले प्रेफरेंस विद रिस्पेक्ट टू डिविडेंड एट फिक्स रेट ऑफ फिक्स्ड अमाउंट। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर पर जो भी डिविडेंड रहेगा, मतलब कि लाभांश रहेगा, है ना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा फिक्स रेट पे और फिक्स्ड अमाउंट में मिलेगा। प्रेफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू रिटर्न ऑफ कैपिटल इन केस ऑफ वाइंडिंग अप। ठीक है, वाइंडिंग अप मतलब कि अगर कंपनी एंड हो जाती है, या फिर अगर हम लोग बात करें कि कंपनी का एंड हो जाता है, या फिर प्रेफरेंस शेयर का जो मैच्योरिटी डेट आ जाती है, तो उस पर जो कैपिटल है जो कि हमारा प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने जो कैपिटल इन्वेस्ट की है हमारे कंपनी के अंदर, वो उसको रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, तो ये दो जो है हमारे प्रेफरेंस शेयर की एक खासियत हो गई, कैरेक्टरिस्टिक हो गई। नेक्स्ट हम लोग बात करें, अभी हम लोग टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर की बात करें। एक और उसने दे रखी है, एनी फिक्स्ड प्रीमियम और प्रीमियम ऑन एनी फिक्स्ड स्केल स्पेसिफाइड इन मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ द कंपनी। ठीक है, वो एक फिक्स्ड प्रीमियम वगैरह की बात करा है। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर की बात करें, कितने टाइप के प्रेफरेंस शेयर होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे प्रेफरेंस शेयर होते हैं। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होते हैं, नॉन क्यूमुलेटिव होते हैं। ठीक है, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, रिडीमेबल, ई रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। ठीक है, आगे जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो एक एक चीज़ें आती जाएगी, एक एक चीज़ों को हम लोग डिस्कस करते जाएंगे, क्योंकि आप लोगों के ऊपर एकदम से बर्डन ना आए कि क्या क्या चीज़ें, क्योंकि बहुत ना लेंथी चैप्टर होगा ये तो एकदम से बर्डन ना आए, इसलिए मीन को सभी को अभी समझाते नहीं हुए, सिर्फ नाम बता रहा हूँ। जब भी ये चैप्टर में आएंगे हम लोग इसको डिस्कस करते हुए आगे, है ना, इसके सॉल्यूशन वगैरह करेंगे। अब हम लोग बात करें इक्विटी शेयर्स के, तो इक्विटी शेयर कैपिटल मीन्स विद रेफरेंस टू एनी सच कैपिटल ऑल शेयर कैपिटल विच इज़ नॉट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल का सिंपल सा मीनिंग है कि जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं होती है वो इक्विटी शेयर कैपिटल होती है। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर पेड टू द होल ऑफ द प्रॉफिट्स मेड बाय द कंपनी आफ्टर द फिक्स्ड डिविडेंड पेबल ऑन द प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, एक बार प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा फिक्स्ड डिविडेंड पे करने के बाद में जो भी प्रॉफिट बचता है वो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स का हिस्सा बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक देख सकते हैं। इक्विटी शेयर इज नोन एज ऑर्डनरी शेयर। ऑर्डनरी शेयर होता है, डिविडेंड ऑन दिस शेयर इज़ नॉट फिक्स्ड। इनके डिविडेंड जो है फिक्स्ड नहीं होते हैं। ठीक है, पहले पैसा फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे दो, उसके बाद में जो बचेगा, और बचेगा तो हम लोग हमारे इक्विटी शेयर होल्डर को देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे, या फिर अगले साल देंगे। दे आर अलाउड टू टेक पार्ट इन मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के मैनेजमेंट में पार्ट करने का अधिकारी होते हैं। एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप इक्विटी शेयर होल्डर्स आर रिपेड आफ्टर द प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ठीक है, तो दो चीज़ें जो कि हम लोग डिस्कस करें कि एक तो फिक्स्ड
कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा इनको, है ना। हो सकता है कि डिविडेंड बचे ही ना। और दूसरी चीज़ कि अगर वाइंडिंग अप होती है, अगर कंपनी का एंड अप हो जाता है, तो शेयर होल्डर जो इक्विटी शेयर होल्डर जो है उनको बाद में हम लोग पैसा देंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बाद में। मतलब कि पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा दे दो, उसके बाद जो अगर बचता है तो हम लोग हमारे इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा दे देंगे। अब इक्विटी शेयर कैपिटल में भी दो राइट होते हैं विथ वोटिंग राइट्स। एक तो वोटिंग राइट होता है विथ डिफरेंशियल राइट्स एज टू वोटिंग, डिविडेंड एक्सेट्रा, ठीक है। वोटिंग राइट्स के अलावा डिविडेंड वगैरह पाने का जो कि अगर बचता है ना। और ये भी हो सकता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा देने के बाद में जो पूरा टोटल बचे वो हम लोग हमारे इक्विटी शेयर होल्डर को दे दे, तो कहीं ना कहीं इक्विटी शेयर होल्डर जो है वो बेनिफिट में ही रहता है। डिफरेंसेस की बात करें, दोनों में डिफरेंस क्या है, अब हम लोग जो बात कर रहे हैं दोनों में, तो थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेंगे तो थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले डिविडेंड राइट्स की बात करी, जो कि हम लोगों ने पढ़ा प्रेफरेंस शेयर। दिस इज़ द राइट ऑफ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू गेट द डिविडेंड बिफोर इट इज़ पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर्स का पहले दिया जाने वाला हिस्सा जो होता है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का होता है, ठीक है। डिविडेंड पहले दिया जाएगा। इक्विटी शेयर्स की बात करें तो दे आर अलाउड टू रिसीव द डिविडेंड ओनली आफ्टर द प्रेफरेंस होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बाद में अगर कुछ बचता है डिविडेंड के रूप में तो हम लोग हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे देंगे। डिविडेंड रेट की बात करें तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड रेट इज फिक्स्ड ऑन प्रेफरेंस शेयर, उनको फिक्स रेट पर डिविडेंड दिया जाता है। और इक्विटी शेयर होल्डर को कोई फिक्स रेट का डिविडेंड नहीं होता है, बचेगा तो देंगे, नहीं बचेगा तो नहीं देंगे, या अगले साल भी दे सकते हैं, या ठीक है, या फिर ज़्यादा भी बच सकता है, तो कोई फिक्स रेट का डिविडेंड नहीं रहता इनका। वोटिंग राइट्स की बात करें तो प्रेफरेंस शेयर्स दे कैन वोट ओनली इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस इफ़ नेसेसरी। और इक्विटी शेयर्स की बात करें तो दे हैव वोटिंग राइट्स इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं होता है, ठीक है। और इक्विटी शेयर होल्डर्स को राइट्स होता है कि हर कंडीशन में वो अपना वोटिंग राइट्स दे सकें। कन्वर्टेबिलिटी की बात करें तो प्रेफरेंस शेयर दिस शेयर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू द इक्विटी शेयर्स, है ना, विद टर्म्स एंड कंडीशन। टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से हम लोग इस शेयर्स को इक्विटी में चेंज कर सकते हैं, लेकिन इक्विटी को जो है हम लोग प्रेफरेंस शेयर नहीं बना सकते। दिस शेयर्स कांट बी कन्वर्टेड इन इक्विटी शेयर्स को हम लोग जो है प्रेफरेंस शेयर्स नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने डिफरेंसेस की बात करी। अब इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, ठीक है। अब अगर कैश की बात करें कि अगर इशू ऑफ शेयर जो है हम लोगों ने इशू किए तो हम लोग दो तीन तरीके से इशू कर सकते हैं। पहला तो है शेयर्स पेबल इन लमसम में इशू कर दें, शेयर्स पेबल इन इंस्टॉलमेंट में इशू कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग दोनों चीज़ों की बात करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले लमसम की बात करें, लमसम का हम लोग सब मतलब समझते हैं, मतलब कि एक साथ कंपनी में आस्क इट्स शेयर होल्डर्स टू पे द लमसम अमाउंट ऑन द शेयर्स subscribed by them. These shares are mostly issued at par original price and payable within one installment, ठीक है। लमसम का मतलब ये होता है कि कंपनी जो है जितने भी शेयर होल्डर्स है उनमें लमसम से पैसा मांग लेती है, ठीक है। लमसम मतलब कि एक ही बार में पूरा पैसा मांग लेती है, और ओरिजिनल प्राइस पे होता है, मतलब कि इशूड एट पार, मतलब कि 100 का शेयर तो 100 रुपये ही मांगा जाएगा, ठीक है। और 100 रुपये एक साथ एक इंस्टॉलमेंट में पे किया जाएगा शेयर होल्डर के द्वारा, ठीक है। तो जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो हम लोग इसके लिए जनरल एंट्री भी बनाते हैं। जनरल एंट्री का बहुत महत्व है हमारे अकाउंटिंग के अंदर, इसलिए जनरल एंट्री के रूल और जनरल एंट्री को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ट्रांजैक्शन जैसे ये बैठता है कि अगर वैन एप्लीकेशन मनी इज रिसीव्ड, अगर एप्लीकेशन की मनी रिसीव्ड होती है, ठीक है, जो एप्लीकेशन आई है लोगों की कि हम लोगों को इतना इतना शेयर चाहिए, उसकी मनी अगर रिसीव्ड होती है सबसे पहले तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। अभी ये चीज़ें हो सकता है कि जनरल एंट्री आप लोगों को एकदम से समझ में नहीं आए, क्योंकि हम लोग जब सवाल करेंगे तो ये सारी जनरल एंट्री हम लोगों को करनी रहेगी, ठीक है। मेनली जो हमारा ये चैप्टर है पूरा जनरल एंट्री वाला ही है, जनरल एंट्री के ऊपर ही बेस्ड है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ये हमारी जनरल एंट्री बन जाएगी। उसके बदले में उनको जब शेयर अलॉट किए जाएंगे, व्हेन शेयर्स आर अलॉटेड एंड एप्लीकेशन मनी इज ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जब उनको शेयर्स अलॉट कर दीजिए और जो एप्लीकेशन की मनी है वो शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाए, तो उसकी हमारी एंट्री बन जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड शेयर अलॉटेड टू द शेयर होल्डर्स, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि इशूड एट पार। अगर इशूड एट पार मतलब कि अगर हम लोग बात करें कि 100 रुपये का शेयर अगर 100 रुपये पर इशू किया जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो व्हेन अ कंपनी इशूड एट इट्स शेयर एट द फेस वैल्यू मतलब ओरिजिनल प्राइस, मतलब कि इशूड एट पार की बात करें, इट इज़ नोन एज इशू शेयर एट पार। फॉर एग्जाम्पल इफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज 20 रुपीज़, है ना, इशू प्राइस ऑफ शेयर इज़ ऑल्सो 20 रुपीज़। अगर 20 रुपीज़ का शेयर है 20 रुपीज़ में हम लोगों ने इशू किया है, तो इसके लिए भी कुछ जनरल एंट्री बनेगी, उन जनरल एंट्री को भी समझना जरूरी है। तो ट्रांजैक्शन अगर जैसे वैन एप्लीकेशन मनी इज रिसीव्ड, तो सबसे पहले
एंट्री वही बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, वैन शेयर्स आर अलॉटेड एंड एप्लीकेशन मनी इज ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, फिर वही वाली एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब अलॉटमेंट इज ड्यू, अलॉटमेंट मतलब कि अब पैसा जो है इंस्टॉलमेंट में मंगाया जा रहा है। अलॉटमेंट जो है हम लोगों को मतलब कि 20 रुपये है, हम लोगों ने 10-10 रुपये करके मंगवाए है। 10 रुपये हम लोगों ने एप्लीकेशन पे मंगवा लिया, 10 रुपये हम लोगों ने अलॉटमेंट पे मंगवा लिया। अलॉटमेंट मतलब कि बांटना। वैन अलॉटमेंट इज ड्यू तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और जब अलॉटमेंट का जब मनी अगर पैसा रिसीव हो जाता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, एंट्री एकदम से समझ में नहीं आएगी, हम लोग जब सवाल करेंगे तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगी सभी चीज़। फिर 5वीं एंट्री हमारी बनती है कि वैन कॉल अमाउंट। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि पैसा हम लोग अलॉटमेंट तक ही मंगाए, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल तक भी मंगवा सकते हैं ना। मतलब कि वो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर कि कंपनी कितने इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगवाती है। तो अगर हम लोग मान के चले कि पैसा अलॉटमेंट के बाद भी और बचा है, मतलब कि अब हम लोगों ने सपोज हम लोग मान के चलते कि 20 रुपये हैं, 20 रुपये को हम लोगों ने 10 रुपये हम लोगों ने एप्लीकेशन पे मंगवा लिए, 5 रुपये हम लोगों ने अलॉटमेंट पे मंगवा लिए और 5 रुपये हम लोग कॉल पे मंगवा रहे। कॉल मतलब कि पैसा मंगवाना, तीसरा इंस्टॉलमेंट। तो वैन कॉल मनी इज अलॉटमेंट अमाउंट इज़ ड्यू, तो शायद फर्स्ट कॉल है ना, हम लोग यहाँ पर फर्स्ट सेकंड कॉल वगैरह ऐसे लेंगे इसको, अगर क्योंकि अमाउंट जो है कॉल भी अगर 2 तरीके से मंगवाई जाती है, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। तो यहाँ पर फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल की बात करेंगे तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और मनी अगर रिसीव हो जाएगी फर्स्ट कॉल की तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं प्रीमियम पे। इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। प्रीमियम मतलब कि अब आपका जो 10 रुपये का शेयर है आपने 12 रुपये पर इशू किया है ना, कंपनी का शेयर बहुत अच्छा है, हो सकता है कि बहुत प्रीमियम मतलब क्या कि एक क्वालिटी वाला शेयर है तो आप उसको ज़्यादा पे भी इशू कर सकते हो। तो वैन कंपनी इशू इट शेयर एट मोर देन द फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, इट इज़ नोन एज इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम है ना। फॉर एग्जाम्पल इफ द फेस वैल्यू ऑफ रुपीज़ शेयर इज 10 रुपीज़ एंड द इशू ऑफ प्राइस ऑफ शेयर इज 12 रुपीज़ है ना। इन सच ए केस ₹10 इज़ द फेस वैल्यू एंड शेयर एंड 2 रुपीज़ इज़ द प्रीमियम है ना। 2 रुपये जो है वो प्रीमियम के रूप में हो गए। ठीक है, अब वही वाली सभी चीज़ें कि अगर इशू पर शेयर प्रीमियम पर अगर हम लोग इशू करते हैं तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन बनती है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, ठीक है, एप्लीकेशन मनी अगर रिसीव होते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अलॉटमेंट पे हम लोग प्रीमियम भी मंगवा लेंगे है ना, मतलब कि अब हम लोग अलॉट कर रहे हैं अगर शेयर को तो प्रीमियम भी साथ में हम लोग हम लोग प्रीमियम की अमाउंट भी इंक्लूड कर देंगे। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। और अगर कॉल भी है तो शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, प्रीमियम किसी के भी ऊपर हो सकती है, मतलब कि अगर एप्लीकेशन पे भी मंगवा सकते हैं, अलॉटमेंट पे भी दे सकते हैं और फर्स्ट कॉल पे भी और सेकंड कॉल पे भी दे सकते हैं। ठीक है, तो जनरली जो है अलॉटमेंट पे ही हम लोगों को प्रीमियम देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अगर फिर एक और इसने बोला हुआ है कि इशूड एट डिस्काउंट। अब डिस्काउंट की बात करें, मतलब कि 10 रुपये का जो शेयर है वो हम लोगों ने 18 रुपये में है ना, या 20 रुपये का 20 रुपये का शेयर है हम लोगों ने 18 रुपये में इशू कर दिया। ठीक है, हो सकता है कि हमारा कंपनी का इशू शेयर है थोड़ा सा है ना अच्छा ना हो तो हम लोगों ने उसको डिस्काउंट पर इशू किया हो। तो वैन अ कंपनी इट्स इशू इज शेयर लेस देन द फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट, इट इज़ नोन एज इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। ठीक है, एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिया 20 रुपीज़ का शेयर हुआ 18 रुपीज़ में, मतलब कि 2 रुपये का हमारा डिस्काउंट होता है। ठीक है, फिर जनरल एंट्री की बात करें तो जहाँ पर हम लोगों ने प्रीमियम को क्रेडिट किया था वहाँ पर अब हम लोग डिस्काउंट को क्या करेंगे, डिस्काउंट ऑन शेयर इशू ऑफ शेयर्स को हम लोग डेबिट कर देंगे। ठीक है, सभी वही एंट्रियाँ सेम एंट्रियाँ होगी। ठीक है, बस थोड़ा सा नाम चेंज हो जाएगा, कहाँ पर प्रीमियम आ जाएगा, कहीं पर डिस्काउंट शब्द आ जाएगा। ठीक है, फिर एक कंडीशन और बनती कि इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश है ना। हम लोगों ने अब शेयर इशू तो किए हैं, किसी हो सकता है किसी कंपनी को कर दी हो, उसने पैसा ना दिया हो, उसके बदले में उसने कोई असेट्स वगैरह दे दी हम लोगों को। ठीक है, किसी कंपनी को हम लोगों ने शेयर दिए, उसने कैश ना देते बदले उसके बदले में हम लोगों को असेट्स दे दी हो तो हम लोग असेट्स की एंट्री कर लेंगे। तो फॉलोइंग जनरल एंट्रीज आर रिकॉर्डेड ऑन दिस पर्पस व्हेन असेट्स इज परचेज। जब भी परचेज की एंट्री होती है तो हम लोग एक ही चीज़ करते हैं, वैन असेट्स अकाउंट डेबिट, कोई भी असेट्स होगी उसका नाम आ जाएगा टू वेंडर्स अकाउंट। ठीक है, वेंडर्स मतलब सामने वाले को हम लोग सामने वाले से हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, हमारा रूल ही सभी एप्लीकेबल होंगे, असेट्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू वेंडर्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। वैन शेयर्स आर इशूड एट पार टू द वेंडर, अगर हम लोग जो शेयर है वो इशू की है पार पे, मतलब कि 100 रुपये का शेयर है, उसके बदले में हम लोगों ने 100 रुपये की मशीन लेके 100 रुपये के शेयर इशू कर दिया। ठीक है, आप वेंडर पाने वाले व्यक्ति को डेबिट कर दो तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू शेयर कैपिटल, शेयर हम लोग उसको दे रहे हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, इफ़ इशूड एट प्रीमियम पे इशू किया तो
तो अब प्रीमियम क्रेडिट में आता है तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा। मतलब कि अब वेंडर से ले तो 100 रुपये की मशीन रहे लेकिन उसको दे रहे हैं 100, सॉरी इसका उल्टा हो जाएगा, वेंडर से पैसा तो 120 रुपये ले रहे हैं लेकिन उसको दे कितने रहे शेयर हम लोग 100 रुपये का शेयर, तो ना तो ये जो हम लोग 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा मंगा रहे हैं, 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा ले रहे हैं, हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा हो जाएगा। ठीक है, तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा। ठीक है, प्रीमियम क्रेडिट होगा और डिस्काउंट डेबिट होगा। अब डिस्काउंट पे अगर दिया तो मतलब कि अगर हम लोगों ने इसका उल्टा कर लो, प्रीमियम का उल्टा कर लो, मंगवाया तो 100 लेकिन दिया 120 का, है ना, या फिर मंगवाया तो 100 दिया हम लोगों ने 80 रुपये का, सॉरी उल्टा हो गया, 80 रुपये लिए लेकिन दिया उसको 100 रुपये का, है ना, मतलब कि 20 रुपये हम लोगों ने डिस्काउंट पे दे दिया। तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट, उसको जो डिस्काउंट मिलेगा डिस्काउंट और शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, एक कंडीशन इसने ये बोला है कि वैन बिजनेस इज़ परचेज, अगर बिजनेस ही हम लोगों ने परचेज कर लिया तो उस कंडीशन में भी हम लोगों को जो जो खरीद रहे हैं वो चीज़ों की हम लोग सबकी एंट्री कर देंगे। ठीक है, तो ये जब भी हम लोग इसका जब हम लोग सवाल करेंगे तो हम लोग इसको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। मेनली असेट्स की बात होगी, बिजनेस की कभी बात नहीं होगी, लेकिन अगर होगी तो हम लोग उसको डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगर बात करें उसके बाद में कॉल सिनेरियर हम लोग देख लेते हैं। कॉल सिनेरियर क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि शेयर होल्डर से जो पैसा मंगवाया जाता है ना, जैसे हम लोगों ने किसी शेयर होल्डर से 100 रुपये मंगवाया उसने, और हम लोगों ने इशू भी किया है 10 रुपये 20 रुपये एप्लीकेशन, 20 रुपये का अलॉटमेंट, है ना, 20 रुपये फर्स्ट सेकंड और फाइनल कॉल पे। अब हुआ क्या कि हो सकता है कोई व्यक्ति हो जो कि एप्लीकेशन की मनी तो दे दे, अलॉटमेंट की मनी भी दे दे, लेकिन जो कॉल वाली मनी जो है वो पेड ना कर पाए क्योंकि उसके पास पैसा ना हो तो पे ना कर पाए वो। तो उस कंडीशन में कुछ कंडीशंस वगैरह होती है, उसको नोटिस वगैरह दिया जाता है। अगर नोटिस के ऊपर भी अगर वो जवाब नहीं देता है, नोटिस पे भी अगर वो पैसा नहीं दे पाता है तो उसकी जो पैसा जो है जो कि उसने दिया है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे, उसको हम लोग जब्त कर लेंगे। उस जब्त को हम लोग बोलते हैं क्या, कॉल्स इन एरियर, है ना। कॉल्स इन एरियर मतलब जो पैसा उससे लेना था लेकिन लिया नहीं है, दिया नहीं उसने। ठीक है, तो व्हेन अ शेयर होल्डर does not pay allotment or calls amount on a time, it is known as calls in arrear और unpaid call। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, unpaid call या calls in arrear। ठीक है, बैलेंस शीट में किस तरह का ट्रीटमेंट किया जाता है वो हम लोग सब बात की बात है, हम लोग सब जब जनरल एंट्री करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, जब हम लोग सवाल करेंगे तब हम लोग देखेंगे। ठीक है, कॉल्स इन एरियर की एंट्री हम लोग सिर्फ देख लेते हैं कि अगर फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पर उसने पैसा नहीं दिया है तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा लिख देंगे, शेयर को फर्स्ट सेकंड कॉल को पैसा दे देंगे और दोनों को हम लोग जब्ती कर देंगे, मतलब ये कॉल्स इन एरियर में डाल देंगे। ठीक है, ये तो हम लोगों ने समझ लिया। अब अगर कॉल्स इन एरियर का पैसा, अगर कॉल्स इन एरियर का पैसा अगर हम लोग री इशू कर दे तो, है ना, एक री इशू की मैं एंट्री बता देता हूँ आप लोगों को, बाकी सब बाद में देखेंगे। ठीक है, फॉरफीचर, है ना, फॉरफीचर का मतलब वही जब्ती होता है ना। आपने जो पैसा मंगवाया है वो नहीं दिया है तो जो पैसा आप लोग पास, जैसे अगर हम लोग सिंपल सी अगर भाषा में बात करें, गाड़ी हम लोग उठाते हैं, है ना, शोरूम से गाड़ी उठाते हैं, हम लोगों को लगभग, है ना, 18-20 इंस्टॉलमेंट देनी है। 18-20 हम लोगों ने 10 इंस्टॉलमेंट दे दी और 10 इंस्टॉलमेंट के बाद में हम लोगों के पास में पैसा नहीं है कि हम लोग चुका पाएँ, है ना। तो कंपनी क्या करती है कि शोरूम वाले आपको, है ना, उस चीज़ के लिए जो फाइनेंस वाले आपको कॉल करते हैं कि आपको पैसा देना है, पैसा देना है। 2-3 महीने तक 2-3 बार तो आप लोगों को नोटिस दिया जाएगा, पैसा मंगवाएगा, उसके बाद वो क्या करेंगे, वो आपकी गाड़ी उठा के ले जाएंगे। मतलब शेयर्स में भी ऐसा ही काम होगा कि शेयर्स में भी आपको क्या होगा कि पहले तो नोटिस दिया जाएगा उस पैसों को मंगवाने के लिए, अगर आप पैसा नहीं देते हो तो आपका जब्ती की जाएगी उन शेयर्स की जो कि एक्चुअली में आप लोगों ने पे कर दी। ठीक है, जो आपने पैसा पे कर दिया वो आपका जब्त हो जाएगा। तो फॉरफीचर्स का मतलब होता है जब्त करना। ठीक है, तो ट्रीटमेंट ये होगा कि जब पैसा कभी भी जब्त होगा तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फॉरफीचर। ठीक है, अगर मान लो अलॉटमेंट का जो पैसा है वो नहीं दिया है तो पैसे को हम उसको पर्टिकुलर कैपिटल मतलब उस हिस्से को हम लोग क्या कर देंगे, फॉरफिट कर देंगे, मतलब जब्ती में डाल देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग एक चीज़ और समझ लेते हैं कि जब री इशू की बात करते हैं, ठीक है, हम लोग यहाँ पर एंड करते हैं इसको, जो भी बीच की जो भी कंडीशंस वगैरह होगी हम लोग साथ साथ हम लोग हैंड टू हैंड देखते जाएंगे। तो री इशू का मतलब होता है कि जो भी फॉरफीचर किया है आपने, जो भी आपने जब्ती की है उसको आप री इशू कर दो किसी और पर्टिकुलर पर्सन को, है ना, तो उसको हम लोग री इशू बोलेंगे। री इशू डिस्काउंट पे भी हो सकता है, री इशू प्रीमियम पे भी हो सकता है और री इशू पार पे भी हो सकता है। ठीक है, सारी एंट्रियाँ सेम वही बनेगी जो हम लोगों ने पहले बनाई थी। यहाँ तक मैंने आज आप लोगों को पूरा लगभग
थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। अब हम लोग जब प्रैक्टिकल करेंगे तो प्रैक्टिकल में हम लोगों को इन चीज़ों को समझते समझते आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। अभी हम लोगों को हो सकता है कि ज़्यादा चीज़ें अच्छे से समझ में नहीं आई हो, तो जब हम लोग प्रैक्टिकल करना चालू करेंगे कल से, तो हम लोग इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते जाएंगे और एक एक चीज़ों को क्लियर करते हुए हमारे सम करते जाएंगे, ठीक है। तो आज मैं आपका वीडियो यहीं एंड करता हूँ। इसको देखना, समझना और कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो हम लोग उस चीज़ को डिस्कस करेंगे।